हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी पर। और यहां पर आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूं क्लास 12th फिजिक्स का पेपर। जी हां, ये 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए है। और 2025 बोर्ड एग्जाम में जो पेपर में ये प्रश्नों का बंडल मैं दूंगा। क्या दूंगा सर जी? इसमें मैं आपको देने वाला हूं सर, आपको मैं प्रश्नों का बंडल देने वाला हूं। जी हाँ, ये जो बंडल रहेगा ना, इसमें हम बहुत सारे टॉपिक को कवर करेंगे। जैसे कौन कौन सा चीज इसमें हम लोग सर पढ़ने वाले हैं। हम आपको बहुविकल्पी प्रश्न पढ़ाएंगे। सर कौन सा प्रश्न पढ़ाएंगे आपको? हम बहुविकल्पी प्रश्न पढ़ाने वाले हैं। अच्छा, इस बंडल में आपको बहुविकल्पी भी देंगे और आपको मैं क्या देने वाला हूं? अति लघुत्तरी दूंगा। क्या दूंगा? अति लघुत्तरी, जो कि 1 नंबर का योगदान होता है। उसके बाद मैं जो देने वाला हूं आप सभी को, मैं देने वाला हूं लघुत्तरी। क्या दूंगा? लघुत्तरी, जो कि 2 नंबर का रहेगा। फिर लत लत जो अति लघु, देखिए अति लघुत्तरी 1 नंबर वाले, लघुत्तरी 2 नंबर वाले, लघुत्तरी 3 नंबर वाले। ये आपका टाइप 1 में आता है। सर क्या है? टाइप 1। और ये हमारा क्या है सर जी? टाइप 2 में आता है आपके पेपर में। ठीक। और आपका दीर्घ उत्तरी जो है ये आपका 5 नंबर का। तो ये आपके प्रश्नों का मैं बंडल देने वाला हूं इस वीडियो में। इसका जो सर पीडीएफ भी है, सर पीडीएफ भी वो भी कहाँ मिलेगा मैं आपको बता दूंगा। और ये है कि भैया एक वीडियो में वन वन शॉट में वीडियो लेकर आऊंगा। और इस वीडियो में मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक ही मैं लेकर आऊंगा। क्या आऊंगा सर जी? जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक पेपर में बन सकते हैं वो सारे मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक में लेके आने वाला हूं एक एक वीडियो में। वन शॉर्ट वीडियो जितने भी आपके इंपॉर्टेंट, और वो भी आपके 70 नंबर वाले। ऐसे नहीं है सर जी कि हम लेकर आएंगे बस जो मन में आएगा करवा देंगे, नहीं सर। जितने इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाले हैं, जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाले हैं, वो सब हम इसमें चलाने वाले हैं। तो वीडियो बहुत शानदार होने वाला है। सबसे पहले मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि जो आपका 6 मार्च का फिजिक्स का पेपर है हम पूरी तैयारी करवा देंगे। ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, वादा करता हूँ। ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। और सर इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा? तो मैं आपको इसका पीडीएफ बताते चलूं। आपका जो पीडीएफ मिलने वाला है, जो इसका पीडीएफ मिलेगा, वो मिलेगा दो दो जगह पर। पहला तो आपको एसकेएम स्टडी स्टडी ऐप के अंदर मिलेगा। अच्छा, ऐप को सर कैसे डाउनलोड करेंगे? आप गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे, डालेंगे एसकेएम स्टडी, वहां पर आपको दिखाई देगा एप्लीकेशन। डाउनलोड कर लेंगे, लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको वहां पर माई कोर्स में देखेंगे परिवर्तन बैच दिखाई देगा। परिवर्तन बैच के अंदर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। कहां पर सर? परिवर्तन बैच के अंदर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। साथ ही साथ आप टेलीग्राम एसकेएम स्टडी के थ्रू भी डाउनलोड कर सकते हैं सर जी इसका पीडीएफ। और एक चीज और, मैंने आपके लिए सर एक महाभारत बैच लॉन्च किया है। ये जो महाभारत बैच है ना, मात्र मात्र 101 रुपए में है। इसमें मैं आपको वो पेपर दिया हूँ, वो मैं आपको पेपर दिया हूँ सर जी, विथ सॉल्व पेपर। और आपको विथ वीडियो, कुछ क्या आपको क्या वीडियो सोल्यूशन भी मैं आपको दिया हूँ। तो वो सब मैं सिलेक्टेड पेपर दिया हूँ सर, जो आपके बोर्ड में आएगा। ये गारंटी सीएम की है सर, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे है। हर एक आपको हम पेपर सर फंसा देंगे। अगर अभी तक महाभारत बैच नहीं ली है सर, 101 रुपए में है। आप किताब खरीदते हैं सर, आप अनसॉल्व मांग रहे हैं। आप क्या खरीदते हैं सर? अनसॉल्व खरीदते हैं? मत खरीदो यार। हमारे सिर्फ महाभारत बैच में दिए गए जो भी पेपर है, चाहे आप आर्ट से हो या फिर साइंस से, आप केवल महाभारत बैच खरीद लो। इसमें आपको देख सकते हैं ना, सब पेपर ही पेपर मिलेगा और आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। साथ ही साथ मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का हैंड रिटेन नोट्स के साथ साथ आपको मैंने वन शॉट वीडियो भी दिया है पेपर के साथ साथ। ये मैं आपको अलग से फीचर दिया हूँ, जो कि हमारा हैंड रिटेन नोट्स 29 रुपए में अलग से खरीदेंगे तो मिलेगा, जबकि मैंने 101 रुपए में सब कुछ दे दिया। तो जाइए महाभारत बैच को ज्वाइन करिए। तो ये पीडीएफ हो गया। और महाभारत बैच आपको ऐप में ही मिलेगा। ऐप को कहां से डाउनलोड करना है? गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। ठीक। सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे क्या सर जी? बहुविकल्पी प्रश्न, जो कि आपके पेपर में एक एक नंबर का योगदान होने वाला है। एक बात याद रखना, अगर आज से आप मेहनत करना शुरू करते हैं तो सर हम चैलेंज करते हैं सर, हर एक वो टॉपिक, हर एक वो प्रश्न करवा देंगे जो सर आपके बोर्ड परीक्षा में छपने वाला है। ये चीज आप नोट करके लिख लीजिए। ठीक। सबसे पहला यहाँ पे प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। क्या यहाँ पे प्रश्न? धन आवेशित वस्तु में होता है। जो सर धनावेशित वस्तु होती हैं उसमें क्या होता है सर जी? न्यूट्रॉन की अधिकता होती है, एक्स किरण होती है, या अल्फा कण होता है, या आपका क्या होता है सर यहाँ पे? न्यूट्रॉन होता है। तो जो आपकी धनावेशित वस्तु होती हैं उसमें क्या होता है सर जी? न्यूट्रॉन की क्या होती है अधिकता? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो उसमें क्या होता है सर? अल्फा कण होती है। क्या होती है? अल्फा कण क्या होती है सर? धनावेशित वस्तु में होती है। ठीक।
अगला प्रश्न यहाँ पे, वैद्युत विभव का मात्रक होता है 2014 और 2020 में बना हुआ है। सर वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है? जूल प्रति कूलाम होता है। ये क्या हो जाएगा सर जी? इसका आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? जूल प्रति कूलाम होता है। इसका पीडीएफ मैं आपको बता रहा हूँ सर जी। आप ऐप एसकेएम स्टडी में परिवर्तन बैच में आप आ जाएंगे, ठीक है ना। मान लीजिए वहां से नहीं कर पा रहे हैं तो आप एसकेएम स्टडी टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। पहले का आंसर आपका ये वाला हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये ए वाला हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे है प्रश्न नंबर तीसरा। सर प्रश्न नंबर तीसरा क्या बोल रहा है? धातुओं में विद्युत चालन किन कणों की गति के कारण होता है? जो धातु होती है उसमें विद्युत चालन की क्रिया होती है, वो किन कणों के गति के कारण होता है? तो याद रखिएगा, सीधा लगाइए सर, इलेक्ट्रॉन कारण होता है। धातु में जो विद्युत चालन होता है किन कणों की गति कारण होता है सर जी? वो आपका जो होता है वो सर जी आपके इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। किसके कारण होता है सर जी? इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। अगला यहाँ पे प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न नंबर 4 क्या बोल रहा है? ये इसका आंसर लिख लीजिए ताकि मैं पीडीएफ दूं तो आपको याद रहे। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है भैया? तो चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है वो आपका होता है सर जी वेबर प्रति मीटर। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है सर जी? वेबर प्रति मीटर होता है। ये इसका क्या हो जाएगा सर जी? आपका आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न नंबर 5 है कि वह कौन सा चुंबकीय पदार्थ है जो वह चुंबकीय क्षेत्र का क्या करती है सर जी? विरोध करता है। वह कौन सा चुंबकीय पदार्थ है जो वह चुंबकीय क्षेत्र का क्या करता है सर? विरोध करता है। तो वो होता है आपका प्रतिचुंबकीय पदार्थ। जो सर आपका प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है वो क्या करता है? वो वह चुंबकीय क्षेत्र का क्या करता है सर? विरोध करता है। क्या करता है? विरोध करता है। अगला प्रश्न नंबर 6 है, 10 ओम प्रतिरोध तथा 10 हेनरी स्वप्रेरकत्व की एक कुंडली का 50 वोल्ट की एक बैटरी से जुड़ी है, तो कुंडली में संचित ऊर्जा कितनी होगी? तो जो कुंडली में संचित ऊर्जा होगी वो आपका सर जी 125 जूल होगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो सर इसका आंसर कितना आएगा? 125। अगर आप कहेंगे तो इसको हम सॉल्व भी कराते चलेंगे, आप बस कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, ठीक। प्रश्न नंबर 7 है, प्रतिबाधा के व्युत्क्रम को कहते हैं सर, जो प्रतिबाधा की व्युत्क्रम होती है उसे क्या कहते हैं सर? प्रतिघात कहते हैं। प्रतिबाधा के व्युत्क्रम को हम लोग क्या कहते हैं सर जी? प्रतिघात कहा जाता है। क्या कहते हैं? प्रतिघात कहा जाता है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके पेपर में सर 6 मार्च के लिए मैं बता रहा हूं, ऑल टॉपिक इन वन वीडियो। और मैं इसके आपको कम से कम सर 15 सेट देने वाला हूँ। कितना सेट देने वाला हूँ सर? 15 सेट में आपका पूरा फिजिक्स कवर हो जाएगा, चिंता मत करना। ये जो 15 सेट रहेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, सो आप पूरा तैयार कर लीजिएगा। अगला है प्रश्न नंबर 8 यहाँ पे, मैक्सवेल की विद्युत चुंबकत्व की समीकरणों की संख्या होती है। तो मैक्सवेल की विद्युत चुंबकत्व की समीकरणों की जो संख्या होती है वो कितना होती है सर जी? वो आपकी होती है सर 4 होती है। कितनी होती है सर जी? 4 होती है। तो मैक्सवेल की विद्युत चुंबकीय चुंबकत्व की जो समीकरण संख्या कितनी होती है सर जी? वो 4 होती है। अगला प्रश्न यहाँ पे प्रश्न मनो है, कागज की सीट पर एक स्याही का धब्बा है, धब्बे के ऊपर 6 सेंटीमीटर मोटा और 1.5 अपवर्तनांक का कांच का गुटका रख दिया जाता है, तो धब्बे के प्रतिबिंब का विस्थापन होगा सर 2 सेंटीमीटर होगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 सेंटीमीटर निकल कर आएगा। अगर आप चाह रहे हैं सर कि हम अगले वीडियो से इसको भी एक्सप्लेन करें तो आपको दे देंगे, क्योंकि हमारा सेट 1 ही है अभी, ठीक है ना। अगला यहाँ पे आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तरंग का अभिलक्षण नहीं है? तो देखिएगा, हमारा तरंग दैर्ध्य भी अभिलक्षण होता है, कला भी होता है सर, आवृत्ति भी होता है, बट हमारा सर माध्यम नहीं होता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी वाला हो जाएगा। कोनो दिक्कत है क्या? कोनो दिक्कत है क्या? तो ये रहा अपना क्या सर जी? ये रहा अपना ऑब्जेक्टिव। उसके बाद हमारा शुरू होता है सर जी अति लघुत्तरीय प्रश्न, 1 नंबर वाले अति लघुत्तरीय प्रश्न। ध्यान देना, इसका पीडीएफ आपको एप्लीकेशन के अंदर, एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करो या फिर लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स या टेलीग्राम से जाकर इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। आपको मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा। अब यहाँ पे अति लघुत्तरीय जो प्रश्न आते हैं 1-1 नंबर के आते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, आवेश का सबसे छोटा और सबसे बड़ा मात्रक होता है। तो आवेश का सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकील होता है, फ्रैंकलिन होता है, और सबसे बड़ा क्या होता है? फैराडे होता है। ध्यान देना, आवेश का जो सबसे छोटा मात्रक होता है सर क्या होता है? फ्रैंकलिन होता है। सबसे बड़ा जो मात्रक होता है फैराडे होता है। समझ में आया क्या? बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2 यहाँ पे, प्रोटॉन तथा अल्फा कण पर कितना आवेश होता है? प्रोटॉन तथा अल्फा कण पर कितना आवेश होता है, ठीक है ना। तो जो प्रोटॉन होता है इस पर जो कण होता है वो कितना होता है सर जी? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कितना होता है? कितना होता है? तो जो प्रोटॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम या 19 कूलम, यानी 1.6 गुणित 10⁻⁻19 कूलम, वो भी किसमें सर जी? पॉजिटिव में होता है। और वहीं पर अगर अल्फा कण की बात करें तो इसमें सर कितना होता है? जस्ट इसका 2 गुना करिए, 16 का 2 गुना, 16 दूना
32, तो 3.2 गुणित 10⁻19 गुलाम या 3.2 गुणित 10⁻19 गुलाम। कोनो दिक्कत है क्या यहाँ तक? अगर कोनो दिक्कत है तो भैया कमेंटवा में छाप देना, हम आपके साथ है, चिंता मत करना। देखिएगा एक दिन में कुछ नहीं होता, एक दिन में हमारा कुछ नहीं होता, लेकिन एक दिन हम लोग इतिहास जरूर रच सकते हैं कि नहीं। एक दिन में कुछ नहीं होता, बट हम एक दिन इतिहास जरूर रच सकते हैं। और अपने इतिहास को रचने के लिए बिल्कुल हमारे साथ जुड़िए और हमारे साथ यूट्यूब पर जम के पढ़िए। साथ ही साथ जो महाभारत बैच में पढ़ा रहा हूँ, इन पेपर को तैयार कर लीजिए। चैलेंज करते सर, एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। ठीक, प्रश्न नंबर 3 है यहाँ पे, आवेश की मूल इकाई से क्या तात्पर्य है? आवेश की मूल इकाई से आप क्या समझते हैं? आवेश की मूल इकाई से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ पे उत्तर लिखेंगे, एक प्रोटॉन या एक इलेक्ट्रॉन के आवेश को आवेश की मूल इकाई माना जाता है। और इसका जो ई का मान होता है वो कितना होता है इस पर आवेश? प्लस माइनस 1.6 इंटू 10⁻19 गुलाम होता है। ध्यान देना, आवेश की मूल इकाई से क्या तात्पर्य है? तो एक प्रोटॉन या एक इलेक्ट्रॉन के आवेश को कितने की मूल इकाई माना जाता है, इसका मान कितना होगा? तो इसका प्लस 1.6 इंटू 10⁻19 गुलाम होता है। ठीक, अगला यहाँ पे प्रश्न नंबर 4 क्या है? विभव प्रवणता से आप क्या तात्पर्य है? इसका मात्रक भी आपको बताना है। सर विभव प्रवणता से आप क्या समझते हैं और इसका मात्रक क्या होता है? तो चलिए देखते हैं। विभव प्रवणता, हेडिंग डाल लीजिए सर, विभव प्रवणता, पोटेंशियल ग्रेडियंट। सर ये विभव प्रवणता होता क्या है? किसे कहते हैं विभव प्रवणता? तो वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। ध्यान देना, विभव प्रवणता क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष परिवर्तन की दर जो दर होती है उसे सर हम लोग विभव प्रवणता कहते हैं। क्या कहते हैं? विभव प्रवणता। स्टार पॉइंट लिख सकते हैं, यदि वैद्युत क्षेत्र में डी आर दूरी पर स्थित बिंदुओं के बीच का विभवांतर क्या डीवी है, यानी कोई हमारे वैद्युत क्षेत्र है, ठीक ना, डी आर दूरी पर जो विभवांतर क्या इसमें डीवी है, तब उनके बीच की जो विभव प्रवणता होगी वो क्या हो जाएगी? डीवी अपान डी आर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डीवी अपान डी आर हो जाएगी। इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट प्रति मीटर या न्यूटन कुलाम होता है। इसका मात्रक क्या होता है? तो इसके दो मात्रक होते हैं, पहला वोल्ट इंटू मीटर या न्यूटन इंटू कुलाम होता है। तो किसका होता है? ये विभव प्रवणता का सर मात्रक होता है। किसका होता है सर? विभव प्रवणता का मात्रक होता है। प्रश्न नंबर 5 यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा दीजिए और इसका मान जूल में ज्ञात कीजिए। सर इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा आपको देना और इसका मात्रक जूल में ज्ञात करना है। चलिए, तो सर इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है क्या? ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी वह गतिज ऊर्जा होती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है यहाँ पे डाल लेंगे, हाँ, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा होती है जो इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित होने पर प्राप्त होता है, उसे हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुणित 10⁻19 गुलाम गुट्टे 1 वोल्ट। जब इसका गुणा कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा? आपका जो आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुणित 10⁻19 जूल। अच्छा, जूल लिखो या फिर इसे ही लिखो क्या? 1.16 इंटू 10⁻19 वोल्ट इंटू कुलाम। क्या लिखिए? वोल्ट इंटू कुलाम। और वोल्ट इंटू कुलाम को ही क्या कहते हैं सर जी? हम लोग जूल भी कहते हैं। ये बात ध्यान दीजिएगा, कोनो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर कहीं पे कोई भी आपको डाउट लग रहा है तो कमेंट बॉक्स खुला है, मैं आपके साथ हूँ, तुरंत मेंशन कर देना कमेंट अपने। प्रश्न नंबर 6 यहाँ पे, समविभव पृष्ठ से क्या समझते हैं? समविभव पृष्ठ से आप क्या समझते हैं? तो समविभव पृष्ठ क्या होता है? ध्यान देना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? समविभव पृष्ठ। तो क्या लिखेंगे इसमें? वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु का विभव एक समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाते हैं। ध्यान देना, समविभव पृष्ठ क्या होता है? समविभव पृष्ठ क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु का विभव एक समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। उसे क्या कहते हैं सर? समविभव पृष्ठ कहते हैं। प्रश्न नंबर 7 है यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन समान विभव से त्वरित हैं, तो इसमें कितना वेग अधिक होता है? 2017 में ही आपका प्रश्न बना हुआ है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन समान विभव से, उसमें विभव क्या है सर जी? समान है, वो त्वरित हो रहे हैं, चल रहे हैं, तो इसमें कितना वेग अधिक होता है ये बताना है। क्योंकि अगर हम लोग फॉर्मूला देखें तो v अनुपाती 1/√m होता है, यानी कि अगर अगर जो इलेक्ट्रॉन है वो समान विभव से त्वरित हो रहा है तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन का वेग क्या होगा सर जी? अधिक हो जाएगा। क्यों? इसका क्या होता है सर जी? अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ पे, 1 एम्पियर
धारा को परिभाषित कीजिए। सर 1 एम्पियर होता क्या है? तो उत्तर लिखेंगे 1 एम्पियर होता क्या, हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे 1 एम्पियर में जब किसी चालक में एक कूलाम आवेश प्रति सेकंड प्रवाहित होता है। ध्यान देना, जब किसी चालक में 1 कूलाम आवेश प्रति सेकंड प्रवाहित हो रहा हो, उस चालकता में बहने वाली विद्युत धारा 1 एम्पियर कहलाती है। उसे क्या कहते हैं? 1 एम्पियर कहते हैं। 1 एम्पियर क्या होता है? ध्यान देना, जब किसी चालक में 1 कूलाम आवेश प्रति सेकंड प्रवाहित हो रही हो तो उस चालक में बहने वाली धारा, विद्युत धारा को क्या कहते हैं? 1 एम्पियर कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 एम्पियर कहा जाता है। प्रश्न नंबर 9 है, अदिश तथा सदिश राशियां छाटिए। यानी कि इसमें आपको छाटना है कि अदिश कौन सी है और सदिश कौन सी है। जैसे यहाँ पे सर विद्युत धारा, धारा घनत्व और विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोध। अब सबसे पहले जानते हैं सर जी, अदिश और सदिश राशियां होती क्या है? वे राशियां जिसमें परिणाम के साथ साथ दिशा होती है, उसमें क्या होता है सर जी? उसे हम लोग सदिश राशि कहते हैं। जिसमें परिमाण के साथ साथ क्या होती है सर जी? दिशा होती है। जैसे कि हम यहाँ पे बात करें तो लिख सकते हैं, एक कार एक कार 3 किलोमीटर प्रति घंटा से पूरब की ओर जा रही है। पूरब की ओर जा रही है, जा रही है। ध्यान देना, क्या जा रही है? तो एक कार 3 किलोमीटर प्रति घंटा से पूरब की ओर जा रही है। तो यहाँ पे जो 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये हमारा क्या है? ये हमारा परिमाण है। क्या है? परिमाण है। और सर जो पूरब है, ये हमारी क्या है? दिशा है। क्या है? दिशा है। जब परिमाण के साथ साथ दिशा होती है तो उसे सदिश राशि कहते हैं। जब परिमाण होती है बल्कि दिशा नहीं होती, यानी उसमें लिख देगा एक कार 3 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रही है या की ओर जा रही है, तो इसमें दिशा नहीं दिया, तो हमारी क्या सर जी? अदिश राशि होती। क्या होती है? अदिश राशि होती। समझ में आया ना? तो सदिश राशि अदिश राशि में अंतर क्या होता है? सदिश राशि वे राशियां जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा होती है। सदिश राशि जिसमें परिमाण होता है बल्कि दिशा नहीं होती, उसे अदिश राशि कहा जाता है। तो धारा और घनत्व क्या है? सदिश राशि है। धारा और जो धारा घनत्व है, ये क्या है? सदिश राशि है। बाकी विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोध ये क्या है? आपकी अदिश राशि होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10 है, इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग या अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं? ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में खुद बनता है। इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग देख सकते हैं कितना आया हुआ है। तो क्या लिखेंगे? अनुमान अनुगमन वेग लिखिए या फिर डालिए अपवाह वेग, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखेंगे? वह सूक्ष्म औसत वेग जिसके द्वारा चालक के इलेक्ट्रॉन धनायनों से टकराते हुए बाह्य क्षेत्र के प्रभाव में धन सिरों की ओर आगे बढ़ते हैं, उसे अनुगमन वेग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अनुगमन वेग कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? अनुगमन वेग कहा जाता है। ठीक, उसके बाद हम लोग अगले की ओर चलते हैं सर जी, लघु उत्तरी जो कि 2 नंबर वाले प्रश्न है। ठीक, इसका पीडीएफ या फिर जाइए गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके परिवर्तन बैच मिल जाएगा, या फिर आपको मिल जाएगा सर जी, आपको कहाँ पर वो मिल जाएगा? आपको टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी पर मिल जाएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सबसे पहला प्रश्न है, वैद्युत आवेश किसे कहते हैं? इसके मूल गुण को आपको बताना है। तो हेडिंग डालना है वैद्युत आवेश। सर होता क्या है? तो वैद्युत आवेश द्रव्य का वह गुण है जिसके कारण वह वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है और उनका अनुभव करता है, उसे हम लोग वैद्युत आवेश कहते हैं। इसके गुण क्या होता है? सबसे पहले इसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण पाया जाता है। जो वैद्युत आवेश होता है, इसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण का, अभी आप लाइट को सर टच करिए तो आप जब छुएंगे तो आप झटका मारता है, छोड़ता है पकड़ता है, छोड़ता है पकड़ता है। ठीक, तो क्या है? आकर्षण और प्रतिकर्षण का, यानी सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। यानी जो प्लस और प्लस आपस में क्या होगा सर जी? दूर भागेगा। ये बताइए, जाड़े का मौसम है, बस से जा रहे हैं गुरुदेव, बस से जा रहे हैं, एक लड़का है और देखिए मान लीजिए आप हैं, आप खुद डिसाइड करिएगा, गलत सोचना नहीं, इसको समझाना है। आप जा रहे हैं सर जी और बस में 2 सीट हैं, एक पर लड़की बैठी है, दूसरे पे लड़का, और एक सीट खाली है बैठने के लिए। तो आप सर किस पर जाएंगे? क्या लड़के पास बैठेंगे? गुरुदेव नहीं, सबसे पहले आप लोग सर अट्रैक्ट होते हैं ना सर, निगेटिव के पास जाएंगे। क्या जाएंगे सर जी? निगेटिव के पास जाएंगे। निगेटिव के पास जाएंगे ना, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव भैया दूर भागता है, प्रतिकर्षित करता है, लेकिन पॉजिटिव और निगेटिव गुरुदेव आकर्षित होते हैं, यानी कि पास आते हैं। समझ में आया क्या? गुरुदेव बहुत अच्छे समझ में आ गया। ठीक है, इसका पीडीएफ जाके
टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। प्रश्न नंबर यहाँ पे दूसरा क्या है, आवेश संरक्षण, अर्थात लिख सकते हैं आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है, अर्थात किसी विलगित निकाय का कुल आवेश नियत होता है। तीसरा, आवेश पर वेग का प्रभाव क्या पड़ता है, इसमें लिख सकते हैं किसी वस्तु पर आवेश उसके वेग पर निर्भर नहीं करता है, कभी भी निर्भर नहीं करता है। ठीक। प्रश्न नंबर 2 जो है, वैद्युत विभव तथा वैद्युत विभवांतर से क्या तात्पर्य है, इसके मात्रक को लिखना है। सर वैद्युत विभव तथा वैद्युत विभवांतर से हम क्या समझते हैं, इसके क्या क्या मात्रक होते हैं, यूनिट क्या होते हैं, चलिए लिखते हैं। सबसे पहले हिंट डालिए सर वैद्युत विभव, तो वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विभव किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से उस बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य और धन परीक्षण आवेश की मान की निष्पत्ति के बराबर होता है। माना परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट, ये क्यू नॉट है, को अनंत से क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या है सर जी, डब्लू हो, तो बिंदु पर विभव कितना हो जाएगा, तो V बराबर हो जाएगा डब्लू अपान क्यू नॉट हो जाएगा, क्यू नॉट हो जाएगा। इसका मात्रक क्या होता है वैद्युत विभव का, तो इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है, जूल प्रति कूलाम या फिर वोल्ट होता है। और यह क्या है सर जी, एक अदिश राशि। अदिश राशि क्या होती है, जिसमें जिसमें परिमाण होता है, परिमाण होता है, बल्कि बल्कि दिशा नहीं होती, जिसमें परिमाण होता है बल्कि दिशा नहीं होती, उसे हम लोग क्या कहते हैं सर जी, अदिश राशि कहते हैं। क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। अगला प्रश्न 3 है, धातुओं में अनियमित या यादृच्छिक वेग या उनके अनुमन वेग में क्या अंतर है, क्या अंतर है, तो चलिए लिखते हैं। धातुओं के भीतर इलेक्ट्रॉन गॉस के अणुओं की यादृच्छिक गति करते हैं, वे होती हैं, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो गॉस के अणुओं की बात क्या करते हैं, यादृच्छिक रूप से गति करते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन धनायनों के बीच के रिक्त स्थान में परस्पर व धनायनों से संघट्ट करते हैं, जिस कारण इनके परिमाण व दिशा अनिश्चित रहती है। चालक में प्रत्येक दिशा में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग क्या होता है सर जी, शून्य होता है, जिस कारण से इस प्रकार की गतियों का चालन में योगदान नहीं हुए, क्या है, चालन में योगदान नहीं है। किंतु जब चालक के सिरों पर विभवांतर अध्यारोपित होता है, आरोपित होता है, तो अनियमित गतियों गतियों के होते हुए भी एक निश्चित सूक्ष्म औसत वेग के लंबाई के अनुदिश क्षेत्र के विपरीत गमन करते हैं, और इसे ही अनुगमन वेग कहते हैं, और इसका औसत मान क्या होता है सर, 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक। अगला आपका लघु उत्तरी जो टाइप सेकंड 3-3 नंबर वाले हैं, अब वो हम लोग प्रश्न यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो ज्वाइन महाभारत बैच 101 में, कोई दिक्कत नहीं है, अगर करना है तो कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। प्रश्न नंबर 1 है क्या यहाँ पे, आवेश के क्वांटीकरण से आप क्या समझते हैं, एक प्रश्न पूछा है, आवेश के क्वांटीकरण से आप क्या समझते हैं। उसके बाद बोला है धातु के दो छोटे गोलों पर एक पदार्थ पे 6 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, और ये परस्पर 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं, और इनके बीच लगने वाला जो बल का मान और प्रकृति क्या होगी। सबसे पहले हम लोग आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है उसको समझते हैं। तो हेडिंग डालिए, आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, तो किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा उस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता अथवा कमी के कारण होती है। यदि किसी वस्तु पर सामान्य अवस्था से n इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी होती है, तो उस पर आवेश की जो मात्रा होती है वो क्या होती है, Q बराबर प्लस एन ही होती है, जहां पर n का मान हम लोग 1 2 3 डॉट 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 4 अनंत तक लिख सकते हैं। अर्थात वस्तु या कण पर न्यूनतम संभव जो आवेश क्या होता है, E होता है, और इसे ही अपना क्या कहते हैं, मूल आवेश कहते हैं। और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है। वस्तु पर आवेश सतत न होकर क्या होता है, विविक्ति होता है, और किसी आवेशित वस्तु पर आवेश का मान मूल इलेक्ट्रॉन ई का पूर्ण क्या होता है सर जी, गुणज होता है, और इसे ही आवेश का क्या कहते हैं हम लोग, क्वांटम कहते हैं। तो अगर आवेश का क्वांटम पूछा जाए क्या होता है, तो आप सीधा लिख दीजिएगा किसी आवेशित वस्तु पर आवेश का मान मूल आवेश ई का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है, और इसे ही आवेश का क्या कहते हैं सर, क्वांटीकरण कहते हैं। तो देखिए आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, समझ में आया ना। चलिए अब यहाँ पे एक प्रश्न बोला था, ये जो प्रश्न उसको सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए करेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, किसी वस्तु पर आवेश की मान E बराबर 3 3 बराबर 2 -5 E बराबर 2
अपान 2, ये 2 ही रहेगा, आज संभव नहीं है। ठीक, अब इन्होंने देखिए कितना दिया था क्वेश्चन का मान, इसको आप ना भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, आप इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है ना, इसको स्किप कर सकते हैं पेपर में, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। हमें बस इतना था जो कि पहले का आंसर हो गया। अब यहाँ पे एक प्रश्न बोला है कि धातु के छोटे गोले पर जो आवेश है कितना है, 10⁻6। तो यहाँ पे जो Q1 है आवेश माइनस होता है, तो -10�6 ही, और Q2 कितना लिया है, -10�6 ही। दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 1 मीटर मैंने ले लिया है। ठीक, तो दिए गए आवेशों के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल निकालना है, यानी कि F की वैल्यू निकालनी है। Q1 का मान -10⁻6 ही, Q2 का मान -10⁻6 ही, R का मान 1 मिल गया, रख दीजिए। फार्मूला क्या होता है, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अगर वायु के लिए K का मान कितना है, 1 रखेंगे। Q1 Q2 का मान यहाँ पे दिया है 10⁻6 ही, दोनों का सेम है। हाँ, 1/4πε0, R का मान यहाँ पे 1 मीटर दिया है, रख देंगे। तो इसका जो मान होता है 1/4πε0 का मान 9 × 10⁻9 होता है। ठीक, और Q1 Q2 का मान 10⁻6 ई, तो -10⁻6 R का मान कितना है, 1 मीटर, रख देंगे। तो और मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा आपका 9 × 10⁻³ न्यूटन, और यही हो जाएगा क्या, आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है यहाँ पे, समांतर प्लेट संधारित्र की विद्युत धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए और निम्न चित्र से बिंदु ए और बी के बीच क्या धारिता भी ज्ञात करना है। यहाँ पे चित्र दिया है, ए और बी के बीच क्या दिया है, यहाँ पे आपको धारिता की वैल्यू निकालना है। तो चलिए देखते हैं। ये प्लेटें वायु में एक दूसरे की डी दूरी पर स्थित है। ये दोनों प्लेटें हैं जो एक दूसरे क्या है, डी दूरी पर स्थित है, और प्रत्येक का क्षेत्रफल क्या है, ए है। ठीक, इन्होंने दे रखा है। अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इस प्रश्न में जो जो दो संधारित्र हैं C1 व C2, यानी कि ए और ए बी है, बट हम C1 और C2 ले सकते हैं। एक ये C1 और ये C2 दो संधारित्र हैं, जो कि क्रमशः प्लेटों 1, 2 और 3, 4 से निर्मित हैं। देखिए पहला जो है 1, 4 से, और दूसरा जो है 2 और 3 से निर्मित है। समझ में आया क्या? ये देखिए, ये जो पहला है, एक इधर चला गया है 1, इधर चला है 4, बी वाला इधर चला है 2, इधर चला है 3। तो 1, 4 और 3 2 से क्या है, निर्मित है। ये दोनों संधारित्र परस्पर समांतर क्रम में संयोजित हैं। तब इस संयोजन की जो तुल्य धारिता होगी वो CA बराबर क्या हो जाएगी, CAB बराबर क्या हो जाएगी, C1 + C2। अच्छा, C1 बराबर क्या होता है, C1 बराबर होता है एप्सिलॉन 0 A/D, और C2 का मान एप्सिलॉन 0 A/D हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और रख देंगे मान, जब इसको ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो C बराबर हो जाएगा 2 एप्सिलॉन 0 A/D आ जाएगा, क्योंकि इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये जब सेम टू सेम है तो दोनों क्या लेंगे तो D आएगा, दोनों में जोड़ेंगे तो 2 एप्सिलॉन 0 A हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न नंबर 3 है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग से आप क्या समझते हैं? अपवाह वेग की ताप पर निर्भरता समझाइए। अनुगमन वेग के सिद्धांत के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति कीजिए। और मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक में लिखवाया भी था, आपको याद होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। चलिए, यहाँ पे इन्होंने चित्र भी दिया है, ठीक है, समझ लेते उत्तर। माना L लंबाई और A अनुप्रस्थ परिच्छेद वाला एक धात्विक चालक है, जिसके पदार्थ का मुक्त इलेक्ट्रॉनों का घनत्व तो क्या है, n है। जब चालक के सिरों पर विभवांतर भी आरोपित करते हैं तो चालक के भीतर लंबाई के अनुदिश एक वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाता है सर जी, उत्पन्न हो जाता है। मतलब कि एक L लंबाई के यहाँ पे देखेंगे क्या है सर जी, परिच्छेद है, इसकी जो लंबाई है कितना है, L है, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एरिया कितना सर यहाँ पे, A है। और ये क्या एक धात्विक चालक है, यानी ये धातु से बना है जिसमें हम लोग विद्युत धारा का प्रवाह कर सकते हैं, जिसके पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन का घनत्व n है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, इसका जो घनत्व है, डेंसिटी, वो कितना दिया है इन्होंने, n दिया है। जब चालक के सिरे पर विभवांतर भी आरोपित किया जाता है, जब इनके सिरे पर एक मान लीजिए पॉजिटिव है, दूसरा निगेटिव है, जब इनके सिरों पर विभवांतर डालते हैं, भी आरोपित करते हैं, तो चालक के भीतर लंबाई के अनुदिश एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो लंबाई के अनुदिश मतलब कि जैसे यह पैरेलल, वैसे ही इधर की ओर इसमें क्या होता है, एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब E बराबर V/L समीकरण 1, तब वैद्युत क्षेत्र के कारण प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला वैद्युत बल का मान क्या हो जाएगा, F बराबर EE। F बराबर EE, जो ये स्मॉल ई है और ये कैपिटल ई है। तो कैपिटल ई का मान इन्होंने कितना दिया है, V/L रख देंगे तो क्या हो जाएगा, E × V/L हो जाएगा, समीकरण 2। यदि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m हो,
इस बल के कारण इलेक्ट्रॉनों से उत्पन्न त्वरण क्या हो जाएगा, ए बराबर एफ अपान एम बराबर ईवी अपान एल एम, जो कि समीकरण 3 हो जाएगा। अब हम लोग माना तार के अंदर तापीय विक्षोभ के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन क्रमशः U1, U2, U3 और UN वेगों से अनियमित और अनिश्चित गतियां कर रहे हैं, तब इनका औसत वेग क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा समेशन ऑफ यू वेक्टर यू अपान एन, और इसका मान क्या हो जाएगा सर जी, 0 हो जाएगा। अतः सामान्यतः धातु मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत चालन में अपना योगदान नहीं देते हैं। काम खत्म हुआ। लिखेंगे आगे, इसमें लिख सकते हैं, जब चालक के सिरों पर विभवांतर आरोपित करते हैं तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर त्वरक प्रभाव धनायनों को दो क्रमागत टक्करों के बीच अपना प्रभाव डालता है, जिससे इलेक्ट्रॉनों के वेग में हाँ ए टाउ की वृद्धि होती है। तब वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति से इलेक्ट्रॉनों की चालक की लंबाई अनुदिश क्रमशः वेक्टर U1, वेक्टर V2 और वेक्टर UN हो जाते हैं। तो अब रख देंगे यहाँ पे और यहाँ पे निकाल लेंगे और इनका औसत मान पूरा पूरा कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा ये आपका आंसर, ये वाला, यहाँ पे ये वाला आपका आंसर निकल के आएगा। बट ये बहुत बड़ा डेरिवेशन हो जाएगा। मैं तो यही बोलूंगा भैया कि आप लोग इसको खुद से कर लेना, इसको आप लोग खुद से कर लेना है, एक बार खुद से देख लेना। बाकी मैंने आपको यहाँ पे पूरा पूरा सॉल्व करवा दिया। अगर आपको करना है तो बड़ा डेरिवेशन हो जाएगा, नहीं तो आप जाके यूट्यूब पे सर्च करके इसका हेडिंग पूरा कर लीजिएगा ना, महाभारत बैच में आपको इसका मिल जाएगा। इसको आप खुद से कर लेना, ठीक। अगला यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जो कि आपका 5 नंबर वाले हैं। कौन सा सर जी, 5 नंबर वाले हैं। 5 नंबर वाले में क्या है, सबसे पहला यहाँ पे प्रश्न है, क्या यहाँ पे प्रश्न जो है वो है समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है और इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या क्या है। आवेश Q दो खोखले सकेंद्री गोले पर जिसकी त्रिज्या है R1 R2, जो कि R1 जो त्रिज्या है R2 से अधिक है, इस प्रकार से विपरीत किया है ताकि उनके आवेशों के पूर्व पृष्ठ घनत्व समान हो और गोले के उभयनिष्ठ केंद्र पर विभव ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पे आपको ये यहाँ तक सॉल्व करा देंगे, यहाँ तक सॉल्व करा देंगे, बाकी आगे वाला आप सॉल्व कर लीजिएगा। वैसे मैं दिखा दूंगा क्योंकि वो टफ पड़ जाएगा। इससे सिंपल अगर आपको कोई क्वेश्चन बैंक लग रहा है या किसी को फॉलो करते तो वहां पे, नहीं तो आप जाके हैंड रिटेन नोट्स फॉलो कर सकते हैं मेरे, ठीक। तो समविभव पृष्ठ सर होता क्या, सबसे पहले ये देखिए, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान होता है समविभव पृष्ठ कहलाते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ कहते हैं। इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य होता है, अतः किसी समविभव पृष्ठ पर आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होता है सर जी, शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। दूसरा, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा पृष्ठ के अभिलंबवत होती है। यदि ऐसा न हो तो पृष्ठ के अनुदिश वैद्युत क्षेत्र का घटक होगा और अतः पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य करना होगा। उसके बाद तीसरा है, दो समविभव पृष्ठ परस्पर कभी नहीं काटता, कभी एक दूसरे को नहीं काट सकते हैं, अन्यथा प्रतिच्छेदन बिंदु पर विभव के दो मान हो जाएंगे, जो कि संभव नहीं है। बाकी अगर आगे वाला सॉल्व करना चाहते हैं तो ये आप पूरा पूरा यहाँ पे मैंने सॉल्व किया डेरिवेशन के रूप में, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बस इतना ही है, बाकी आगे कुछ भी नहीं है, ठीक। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, मैंने सब कुछ एकदम एक्सप्लेन कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। 2 मैंने क्वेश्चन आपको करने के लिए दिया है टास्क रूम में और उसको आप कंप्लीट करिएगा। और बाकी कोई दिक्कत होगी तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए और इसका पीडीएफ जाके टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी या फिर आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए अपना एसकेएम स्टडी, वहां पे परिवर्तन बैच मिल जाएगा। और हाँ, महाभारत बैच जरूर ज्वाइन करिए क्योंकि हम सर वो सिलेक्टेड पेपर दे रहे हैं तो सर आपके बोर्ड में आएगा, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।